हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम ये इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट वीडियो है ये। और अब हम आज से अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इन वीडियोस को देखेंगे मेरे, तो आप अपने पास एक नोट मेकिंग के लिए एक पेन और पेपर ज़रूर रखें, जिससे आपको आगे हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में जो संविधान बना वो कैसा बना, किस टाइप से उसे बनाया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देयर वॉज अ डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक डिमांड उठी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा। संविधान सभा आपको पता होगा कि जो सभा एक ऐसी बनाई जाएगी जिससे संविधान का निर्माण होगा, विच विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन और विच विल ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे फर्स्ट टाइम 1934 में एम.एन. रॉय, आपको पता होगा एम.एन. रॉय द फेमस लेफ्टिस्ट लीडर एम.एन. रॉय ने 1934 में ये सबसे पहला जो आइडिया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो पुट किया था। ये एक क्वेश्चन बनता है। देन 1935 द वेरी नेक्स्ट ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस, द लार्जेस्ट पार्टी एट दैट टाइम, आप सभी को पता होगा, उन्होंने भी इसे फर्स्टली पुट किया अपनी डिमांड में ऑफिशियली। ऐसे तो अनऑफिशियली उन लोगों ने बहुत बार बोला, बट ऑफिशियली अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहली बार 1935 में इसे पुट किया था कि वी हैव टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। देन अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर की बात करें, दैट विल बी 1940। 1940 यू नो द अगस्त ऑफर। हम ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे अगस्त ऑफर क्या था, क्यों लाया गया था। बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रिटिश जो वायसराय थे वो अगस्त ऑफर में लेकर के इसे आए थे, और अगस्त ऑफर में सबसे पहले प्रिंसिपली आई वुड से प्रिंसिपली दैट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसेप्ट। सो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में इसे अपने पॉलिसीज में जगह दी, जिससे हम अगस्त ऑफर कहते हैं। ये क्या है, ये हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट विच आई वुड लाइक टू मेंशन, दैट इज 1942। यहाँ पर एक मिशन आता है जिसे हम क्रिप्स मिशन बोलते हैं, क्रिप्स मिशन। एंड दैट मिशन डिमांडेड और दैट मिशन प्रपोज्ड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का बोलता है, उसकी बात करता है, जो कि ड्राफ्ट करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। देन फाइनली अगर हम देखें तो 1946 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फाइनली बनी थी वो किसके आधार पर बनी थी, तो कैबिनेट मिशन प्लान के बेस पर बनाई गई। दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड on which mission's recommendation or under which mission, so that will be cabinet mission plan. And that cabinet mission plan has three members. Again, this Cripps also was the member, Sir Stafford Cripps, of course he was the chairman. Then A.V. Alexander and Patrick Lawrence. So 3-member committee were there to form the constituent assembly, and that included in the cabinet mission plan. Now, under this cabinet mission plan, we will see that constituent assembly, I will designate it as CA, and that constituent assembly will be formed by how many members and how many types, or you can say the composition of the constituent assembly. So, constituent assembly will be of 389 members according to the cabinet mission plan. I am saying current constituent assembly, that will be 389 members. Now in that 389 members, 296 members will be from the British India I would say, and the other 93
will be from the princely states. Princely states defines that part of India which was then ruled by the rulers, princely rulers, or you can say the local rulers. But 296 members are from the British India. Now, in that also there is a bifurcation that 292 members will be from the governor's province, and 4 members will be from the chief commissionary और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस. नाउ आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की आवश्यकता नहीं है कि ये 4 चीफ कमिश्नर्स कौन कौन से प्रोविंस को बोलते थे या इन 292 में कौन आता है. नो, यू विल नॉट बी आस्क्ड. आपको ये नहीं पूछा जाएगा. बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जरूर पूछ सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट से ज़्यादा मेंबर्स थे और ब्रिटिश इंडियन स्टेट से और गवर्नर्स प्रोविंस से. तो आपको यहाँ पर एक कंपैरिजनली जानना जरूरी है. नाउ देखिए, आपको जो भी मैं वीडियोस यहाँ पर लेकर के आऊँगा वो आपके एसएससी के सिलेबस के लिए मोर देन सफिशिएंट है. बट कहीं आपको लगता है कि यू हैव टू नो मोर, देन यू कैन कमेंट इन द वीडियोस बार इन द बिलो सेक्शन एंड आई विल मेक यू दैट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट है कि अगर सारे प्रोविंसेस से हमको मेंबर्स लाने हैं तो देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ पोलिंग और वोटिंग सिस्टम मस्ट बी देयर. नाउ यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम वहाँ अपनाया गया था दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन. नाउ इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन दो टाइप का इलेक्शन होता है. सी, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब आप जाते हैं और आप अपने वोट को कास्ट करते हैं, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन. जैसा आप अपने एमएलए का इलेक्शन जाते हैं, एमपी के इलेक्शन में जाते हैं, और यू कैन से द लोकल बॉडीज इलेक्शन ऑल्सो, दैट इज द म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन एटसेट्रा. तो ये सारे डायरेक्ट इलेक्शन है. बट अगर मैं राज्यसभा इलेक्शंस की बात करूं तो आप राज्यसभा में वोट नहीं डाल सकते राज्यसभा मेंबर्स के लिए. ये सब हम पढ़ेंगे आगे, बट मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं, ये सब आपको पता होगा. तो दैट इज नोन एज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन मीन्स वी इलेक्ट अ मेंबर, we are here, we elect a member and that member elects the next member. This type of election is called as indirect election. अप्रत्यक्ष चुनाव इसको हम हिंदी में बोलते हैं. नाउ हमारा जो कंपोजिशन था दैट इज द प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. वहां पर भी क्या होता था, तो प्रिंसली स्टेट्स वाले क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे अपने मेंबर्स. नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ से जाते थे. एंड नॉमिनेशंस ऑफ कोर्स कौन करेंगे, तो हेड ऑफ द स्टेट करेंगे. एंड हेड ऑफ द स्टेट इज, यू कैन से दैट द प्रिंस और द किंग वाज द हेड. नाउ ब्रिटिश इंडियन से जो होने थे, यहाँ पर जो गवर्नर्स प्रोविंस था और जो हमारे चीफ कमिश्नर स्टेट्स थे, वहां पर क्या होता था, उनको जो सीट्स अलॉटेड थी. अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वाई ओनली 296 एंड 93. ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑल्दो इट इज अ डीप, बट आई विल से दैट कि ये जो नंबर्स बांटा गया था ये इनके पॉपुलेशन पे था. इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड पॉपुलेशन बेस्ड, आई वुड से पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन. ये भी आपको याद रखना है. हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पॉपुलेशन. एंड आप एक रफली याद कर सकते हैं कि 1 सीट फॉर 1 मिलियन. ये आप थोड़ा सा और अगर आपको जानने की इच्छा है तो 1 सीट फॉर 1 मिलियन. इट विल नॉट बी आस्क्ड, बट ये पूछ सकता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसा था, तो पॉपुलेशन बेस्ड था. एंड इलेक्शन कैसा था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अप्रत्यक्ष चुनाव था और उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व किया गया था. देन ब्रिटिश प्रोविंस जो था, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि जो ब्रिटिश प्रोविंस थे हमारे, वो क्या होंगे, वो डिवाइडेड थे. कैसे डिवाइडेड थे, तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज मुस्लिम्स, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड मुस्लिम्स. देन सिख्स, ये सब तो आपको पता है. एंड द थर्ड पार्ट इज जनरल. ये 3 बाइफर्केशन था. आज जो हम देखते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था. ये 3 के आधार पर उन्हें बांटा गया था. पहले मुस्लिम्स थे, देन सिक्स एरियाज एंड देन द रेस्ट आर द जनरल एरियाज.
और उनका जो अगेन रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि वो कैसा था, पॉपुलेशन के आधार पर था, बट आप और डीप में जाएंगे तो मुस्लिम एंड सिख्स में फिर वो चीज़ें लागू नहीं होती थी, तो यहाँ पर भी है। बट आपको इतना याद रखना है कि हाउ ब्रिटिश प्रोविंस वाज डिवाइडेड, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। देन जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड मेंबर बॉडी और नॉमिनेटेड मेंबर बॉडी। इलेक्टेड मतलब ये चुनी हुई सभा थी, या फिर नामांकित या नाम निर्दिष्ट सभा थी जिसे नॉमिनेशंस कहा जाता है, नॉमिनेटेड। तो आपको याद रखना है, इट इज नाइदर इलेक्टेड नॉर नॉमिनेटेड, बट इट इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। हमने देखा कि ब्रिटिश प्रोविंस जो था, ब्रिटिश इंडिया जो था, वहाँ इलेक्शंस थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, बट प्रिंसली स्टेट्स द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। सो द टोटल ओवरऑल अपन देखें तो इट इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा, ये क्वेश्चन आएगा। देन हम चलते हैं थोड़ी, ये तो था अबाउट द कंपोजिशन। अब क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमने अब बना ली और हमने क्या किया, सारे मेंबर्स को भेज दिया और दे आर असाइंड द टास्क टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब हमारा क्या होगा, वर्किंग चालू होगी। कार्यकारी जो सभा है, जो हमारी संविधान सभा है, वो अपने काम को चालू करेगी। तो चालू कब करेगी, तो आपको याद रखना है 9th of December 1946। I would say it is a most important date. Why? Because this Constituent Assembly meted on this date for the first time. पहली मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और in that meeting Dr. Sachidanand Sinha, S. Sinha, Sachidanand Sinha was the oldest member, oldest थे, सबसे वृद्ध थे, इसीलिए इन्हें क्या किया गया था, he was elected as a temporary president। ये क्वेश्चन भी पूछता है, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद, और ये जो प्रैक्टिस थी कि ओल्डेस्ट मेंबर को प्रेसिडेंटशिप देना, ये कौन सी प्रैक्टिस थी, तो ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी, फ्रांस में ऐसा होता है। इसी को ही लेते हुए क्या किया गया, हमारे सच्चिदानंद सिन्हा साहब को क्या बना दिया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। बट लेटर ऑन कौन बने हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो परमानेंट प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई थिंक आप सभी ने जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद ऑल्सो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन हम चलते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए होंगे, बट आपको प्रेसिडेंट को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट को। बट वाइस प्रेसिडेंट अगर आप चाहें तो उनका नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, HC मुखर्जी, एंड द सेकेंड वन वॉज VT कृष्णमाचारी। बट आपको अगर याद नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड से यू हैव टू रिमेंबर दिस सच्चिदानंद सिन्हा जी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑफ कोर्स ही वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट। देन क्या हुआ, 9 दिसंबर के बाद पहली मीटिंग हुई, और उसके बाद 13th of December 1946, अगेन एन इम्पॉर्टेंट डेट। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पुट हुआ। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो आपको याद रखना है, इसे हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। आपको मैं अभी इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, जो मेकिंग के बाद हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल, और उसी प्रीएम्बल में ही क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बना। मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था उसी का मॉडिफाइड फॉर्म क्या बना, हमारा आज का जो प्रीएम्बल हमें दिखता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने रखा, तो इसका जो जवाब है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे पुट किया था असेंबली के सामने। डेट वॉज 13th of December 1946। अब इसमें क्या था, तो इसमें जो था वो फिलॉसफी थी, मतलब और फंडामेंटल्स डिफाइंड थे। कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर काम करेगा, किन आधारों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, और किस किस बेसिस को हम अपने
कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे, ये सारा चीज यहाँ लिखा गया है। तो इट इज जस्ट द फंडामेंटल्स एंड द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू हु इज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारे इन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लेकर के आया। अब हमारी असेंबली काम करने भी लग गई और इन्होंने क्या किया कि 30, आपको डेट्स को थोड़ा सा रिमेंबर करना है। 9 दिसंबर फर्स्ट मीटिंग, 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, देन द वेरी नेक्स्ट ईयर 1947, एंड एक डेट तो आपको सभी को याद होगी, 15 अगस्त 1947। ये क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस वॉज गिवन टू इंडिया। हमारे देश को इस दिन आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इनमें कुछ बदलाव किए गए इस बॉडी में, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें कुछ बदलाव लाए गए। बट अगेन दैट मैटर वाज अ डीप मैटर, आपको थोड़ा सा याद रखना कि चेंज हुआ था जरूर। ओके, देन हम चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी क्या, इसका काम क्या है। तो इसके दो काम थे। फर्स्ट, देखिए उस समय अगर आप बोले तो इसके दो काम थे। फर्स्ट, इट एक्ट्स एज ए legislative body, and then second was constituent body। देखिए अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी के समय हमारी संसद तो बनेगी नहीं, तुरंत तो हम इलेक्शंस करा नहीं सकते, हमें पहले तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिसके लिए हमने क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। बट साथ ही साथ यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम करेगी। इसे विधायी अंग बोलते हैं और ये क्या है, संविधान निर्मात्री सभा या संविधान निर्मात्री अंग कहा जाता है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी भी यही थी और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी यही थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी में प्रेसिडेंट कौन होंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी में प्रेसिडेंट कौन होंगे। तो दैट आंसर इज, जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बन के आएगी तो ऑफ कोर्स कौन होंगे, अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विल बी द प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड अगर हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेशन का काम जब कर रही है, मतलब अब वो संसद की तरह काम कर रही है, तो वहां पर प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो जी.वी. मावलंकर। ये देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। एंड ही वॉज और ही इज कॉल्ड द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपको याद रखना है यहाँ पर कि ही इज कॉल्ड द फर्स्ट स्पीकर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर तो अभी ये स्पीकर का पद तो बना ही नहीं है, बट आगे चलकर हम देखेंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा लागू और 1952 में जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो इन्हें ही क्या किया जाता है, स्पीकर चुना जाता है। तो ये सारा चीज है। बट अभी आपको याद रखना लेजिस्लेटिव बॉडी में जी.वी. मावलंकर है। कंफ्यूजन के लिए आपको दे सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब लेजिस्लेटिव बॉडी चलती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते थे। इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम में वो होंगे, बट लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए जी.वी. मावलंकर थे। ये कंफ्यूजन एक यहाँ पर रहता है। देन हम आगे चलेंगे और हम यहाँ देखेंगे कि जब हमारी ये सारा चीज़ें चल रही थी 1947, तो हम आगे थोड़ा 1-2 साल आगे चले और 1949 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए। जैसे हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, जो नेशनल फ्लैग हमने अभी अडॉप्ट किया वो कब किया, तो दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। ये भी हमारी असेंबली ने ही किया। देन नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। देन नेशनल सॉन्ग आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल इसको जान लेंगे नेशनल सॉन्ग क्या है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे व्हाट इज़ अवर नेशनल song, and that song was adopted on 24th January 1950, both song and anthem. Then Rajendra Prasad
Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president on the same date only, 24th January 1950. साइड बाय साइड ये असेंबली अपने ये सारे काम भी करती जा रही है, धीरे धीरे वो सारा चीज़ों को अडॉप्ट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वगैरह या मान लिया जा रहा है उनको। क्लियर? देन हम आगे चलते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कब तक काम की असेंबली और कितने मीटिंग हुए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि देयर वेयर 11 सेशंस, 11 बार वो असेंबली मिली। और ये कितने समय में मिली? तो द टोटल टाइम वाज 2 years 11 months एंड 18 days, 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये 11 सेशन होते हैं और इन 11 सेशनों में असेंबली मिलती है। और जब वो असेंबली फाइनली मिलेगी तो वो क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लेगी? इनेक्ट कर लेगी। और उस समय से फिर क्या होगा? इलेक्शंस परफॉर्म होंगे और हमारे इंडिया में क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगा। तो 26 जनवरी आपको याद रखना है, या आपको पता ही है, 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड अडॉप्टेड। उसके बाद क्या होता है? तो 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे इलेक्शंस होंगे, पार्लियामेंट बनेगा, जनरल इलेक्शंस होंगे, दैट इज 1951 एंड 52। इस ईयर में जनरल इलेक्शंस परफॉर्म होंगे और फर्स्ट न्यू पार्लियामेंट यहाँ पर बनाया जाएगा। पहली लोकसभा के चुनाव होते हैं और पहली लोकसभा का गठन इन चुनाव के तहत किया जाता है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सभी एक में अपने आप में एक क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है। नाउ आपके मन में आएगा कि वाई 26 जनवरी वॉज सेलेक्टेड। भाई इसके पहले एक चीज और, एक डेट आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949। ऑन दिस डेट, इस दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया गया था? एडॉप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था, एडॉप्ट। बट 26 जनवरी को क्या किया गया? इनेक्ट, लागू किया गया। लेकिन अपनाया कब गया? अपनाया गया 26 नवंबर 1949। अब इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? 26 नवंबर को हम बोलते हैं कि इस दिन लॉ डे मनाया जाता है, विधि दिवस, या कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं इसको, विधि दिवस मनाया जाता है। बट 26 जनवरी को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। नाउ रिपब्लिक शब्द आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होता है। ये शब्द ऐसे कंट्री में बोला जाता है, गणतंत्र, जहां पर जो उसके हेड होंगे, जिसको हम द हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, या राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। राष्ट्राध्यक्ष, उसका जो है वो चुनाव किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जहां होगा उसे रिपब्लिक कहा जाएगा, और बाकी जगह रिपब्लिक नहीं कहा जाएगा। बट अब आपके मन में एक क्वेश्चन था कि 26 जनवरी को ही इसे अडॉप्ट क्यों किया गया, इनेक्ट क्यों किया गया। नाउ ये आंसर मैं आपसे चाहूँगा, तो वीडियो के जब आप देख लेंगे तो ये आंसर मुझे बताइए। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा बेस्ड ऑन द कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन कौन सी समितियां वहां बनाई गई थी, जिनका काम क्या क्या था और कौन कौन से मेंबर थे, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को आगे जरूर बढ़ाइए, जिससे आपके बाकी सारे फ्रेंड्स को भी फायदा मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।